वंदे वंदे। और मेरा निवेदन है बहन नीलम गोयल जी से, इस क्षेत्र के प्रभारी भाई योगेंद्र चंदोलिया जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि सीधा मंच पर आए हरीश गुलाटी जी, उनको ससम्मान मंच पर लाएं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे योगेंद्र चंदोलिया जी का। जोरदार तालियां। तालियां थोड़ी फीकी हैं, बड़े धमाकेदार व्यक्ति हैं चंदोलिया जी। अभी इनका आप उद्बोधन सुनेंगे तो आपको आभास होगा। आइए, मैं चाहूंगा बहन नीलम गोयल जी और जो भी हमारे वक्ता हैं समय का ध्यान रखें। पार्षद बहन नीलम गोयल जी से निवेदन करूंगा आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। जैसा कि आपको मालूम है, आज का विषय अधिकतर करके केजरीवाल का नकाब उतारना है। जो गरीब होने का दावा करते हैं, चप्पल पैरों में पहनते हैं, हवाई और 45 करोड़ रुपए अपने घर की फिनिशिंग पे खर्च करते हैं, 10-10 करोड़ रुपए के पर्दे लगाते हैं। आए बहन नीलम गोयल जी। मंच पर उपस्थित हर दिल अजीज दिल्ली की शान, पूर्व अध्यक्ष और इस क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, जिनकी अध्यक्षता में आज की ये जन चेतना सभा का आयोजन किया गया है। इस जिले के प्रभारी बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ, यूनिफाइड कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, मेयर रहे। मुझे भी एक टर्म आपका एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ऐसे श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, इस क्षेत्र की निगम पार्षदा बहन ऋतु गोयल जी, चित्रा अग्रवाल जी, आलोक शर्मा जी, इस क्षेत्र से पूर्व पार्षद, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, श्रेष्ठ और दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, देव तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में आज जो ये जन चेतना सभा रखी गई है, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो नकाब ओढ़ के चलते हैं कि वो आम जनता के सिपाही है, आम जनता के रक्षक है, वो आम जनता के रक्षक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस सभा में हमारे बीच में परम आदरणीय, हमारे वरिष्ठ, हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री दुष्यंत गौतम जी पधार चुके हैं। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें खड़े होकर के। तालियां तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक वो मंच पे अपना आसन ग्रहण न कर ले। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सभी आम आदमी हैं, इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। 45 करोड़ अपने शीश महल को सजाने में खर्च कर दिए। जब सत्ता में आए थे तो वायदे किए थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। बाकी राजनेताओं पे आक्षेप कसते थे। ये वो आम आदमी है, नीली शर्ट, टूटी चप्पल, इस पहनावे से क्या प्रदर्शित करते हैं। अपने शीश महल को जानकर आश्चर्य होगा आपको। पर्दे 23 पर्दे लगाए हैं करोड़ों के। ये कहते थे कि मुझे तो आवास 4-5 कमरों का चाहिए। गुहार लगाते थे, अगर सरकारी आवास मुझे दिया जाए तो 4-5 कमरों से ज्यादा ना दिया जाए, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ। कोई आम आदमी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, घरों के पर्दे 1 करोड़ के 23 पर्दे, 15 बाथरूम, मार्बल,
विदेशों से मंगवाया जा रहा है। एक पर्दे की कीमत, सबसे हल्का पर्दा 1 लाख का, ये आम आदमी है। भाइयों बहनों, दिल्ली की जनता के साथ छलावा हुआ है। विकास का गाड़ी खून पसीने की कमाई को शीश महल को सजाने में लगाया जा रहा है। ये तो मैं नवभारत टाइम्स नाउ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इसका भंडाफोड़ किया, लोगों को जगाया। ये ऐसा आचरण आपके मुख्यमंत्री का है। जब कोविड काल में दुनिया त्रस्त थी, मुख्यमंत्री अपने शीश महल को सजाने में व्यस्त थे। मेरा शीश महल कैसा हो, सबसे न्यारा हो। दिल्ली को शंघाई बनाने का वायदा करते थे। आपने दिल्ली को तो किसी लायक नहीं छोड़ा, लेकिन अपने घर को शीश महल जरूर बना लिया। भाइयों बहनों, आदेश हुआ है मंच से, हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव, जिनका उद्बोधन सुनने के लिए हम यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, उनका उद्बोधन सुनने का आदेश हुआ है। मैं माफी चाहते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। एक बार माँ भारती का उद्बोधन करेंगे, जय घोष करेंगे पूरी मुट्ठी बांधकर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। बहुत अच्छे। और अब हमारे बीच, जिनका हमें काफी देर से इंतजार था, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और पूर्व राज्यसभा सांसद, हमारे प्रिय वरिष्ठ नेता ऐसे भाई दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जोरदार करतब ध्वनि से उनका अभिनंदन। रोहिणी क्षेत्र में आपका अभिनंदन है। इस बीच के काफी लोग अभी आने रास्ते में हैं। 18 सेक्टर से और राजा विहार से काफी लोग आ रहे हैं। इससे बाद हम विधिवत रूप से माननीय अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे, जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं और मुख्य वक्ता भी हैं। और इस बीच हमारी पूर्व मेयर, ये हमारी निगम पार्षद रही, वो आपका थोड़ा व्यक्तित्व ऐसा ना जी, और लाइब्रेरी की सेक्रेटरी, जिन्होंने निगम की हरदयाल लाइब्रेरी की एक जो रूपरेखा ही बदल डाली, उसमें काफी विकास किया, ऐसी बहन शोभा विजेंद्र जी हमारे मध्य हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और एक बार पुनः हमारे अतिथियों का अभिनंदन है। आपके द्वारा किए गए करतल ध्वनि के लिए आप सबको लोगों का धन्यवाद। काफी प्रमुख लोगों के नाम यहाँ मेरे पास आए। ज्योति शर्मा जी, नीना सिंह जी, दागर साहब, संगीता शर्मा जी, डीसी चौक मार्केट एसोसिएशन के शर्मा जी, विनोद जी, आचार्य जी, और हमारे आर्य मुनि साहब वो भी आ गए हैं, ज्योतिवर्धन सानी जी, युधिष्ठिर शर्मा जी, मनोज खंडेलवाल जी, संजीव जी जो पंजाबी रसोई के हैं, सभी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है। कुछ नाम फिर भी रह गए होंगे, सविता गुप्ता जी और वर्मा जी, सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। हमारे बीच महेश तोमर जी भी आए, उनका भी अभिनंदन है। और इस बीच मैं चाहूंगा कि विधिवत रूप से हम अपने माननीय अतिथिगण का स्वागत करें। उससे पहले जैसा कि नीलम गोयल जी ने अपना उद्बोधन रखा है, मैं चाहूंगा बहन रितु गोयल जी, जो यहाँ की पार्षदा हैं और पूर्व में डिप्टी मेयर रही हैं, वो आए और अपना उद्बोधन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन रितु गोयल। मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हमारे अति विशिष्ट मेहमान ऐसे दुष्यंत गौतम जी, हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र चांदोलिया जी, प्रवेश वाई जी, नीलम गोयल जी, शोभा विजेंद्र जी, आलोक शर्मा जी, चित्रा अग्रवाल जी, पंकज जी और हमारे जिले के उपाध्यक्ष प्रवीण जी और यहाँ मौजूद उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण और सम्मानित जन,
आज बहुत ही विशिष्ट विषय है, जन चेतना सभा। जहाँ चेतना की बात हो, इसका मतलब यही होता है कि कोई विशेष विषय वहाँ उपस्थित लेकर आए हैं मंच से। और आप सभी दिल्ली के प्रबुद्ध लोग हैं और डीसी चौक मार्केट, जो कि इस वार्ड का कनॉट प्लेस कहलाया जाता है, तो ऐसी विशिष्ट जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं विजेंद्र जी के नेतृत्व में। और दूसरी बात है, यहाँ मौजूद एक व्यक्ति बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो कि रोहिणी की राजनीति में अपना अग्रणी स्थान रखता है। मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ये प्रबुद्ध लोग हैं, सब समझते हैं। लेकिन आज ये समय आ गया है कि दिल्ली की राजनीति में दिल्ली की जनता को का सच बताने की बहुत ही आवश्यकता है कि दिल्ली में जो राज कर रहा है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी की सरकार, नाम से देखिए आम आदमी की सरकार और काम सारे खास, तो ऐसे व्यक्ति का सच, ऐसी सरकार का सच उजागर करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और इसी को लेकर यह सभा जो है जन चेतना सभा आज रखी गई है। यह सभा पूरी दिल्ली में आयोजित की गई है, पूरे हिंदुस्तान में तो बहुत से विषय हमारे मोदी जी रख रहे हैं। और आज का दिन 28 यह जो मई है विशेष भी है, क्योंकि आज नए संसद का उद्घाटन हुआ और सेंगोल की स्थापना संसद में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसीलिए आज के इस विशेष दिन पर मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम सभी भारत के नागरिक सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे कर्मठ व्यक्ति मिले, ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता, जो जैसा कहते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। जब वो संसद के दहलीज पर अपना शीश झुकाकर जो है प्रवेश करते हैं, वो वैसा ही जीवन जीकर उन्होंने इन वर्षों में दिखाया। लेकिन ये दिल्ली का बेटा और दिल्ली का भाई कहलाने वाला अरविंद केजरीवाल, जिसने 2015 में यह शपथ ली थी, अपने बेटे की शपथ ली कि मैं कोई वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा सरकारी, ना मैं गाड़ी लूंगा, और ना ही मैं कोई ऐसे खास वीआईपी कल्चर लूंगा जिससे कि आज तक जितने सरकारी लोगों ने, जितने सीएम या प्रधानमंत्री ने लिए। लेकिन इतना बड़ा झूठ उन्होंने कहा और दिल्ली की भोली भाली जनता उनकी बातों में भी आ गई। तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता बनी कि आज दिल्ली की जनता को बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने, जब कोविड का चरम सीमा का समय था, जब दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो कहता था कि मुझे 3-4 करोड़ से अधिक 4-5 कमरे के एक मकान से अधिक घर नहीं चाहिए, और वैगनार जो उसके पास थी मात्र उसी से मैं गुजारा कर लूंगा, उसने अपने घर के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर और जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए उस बंगले के रेनोवेशन पे उड़ाया। और खर्च ही नहीं किए, बल्कि उसमें बहुत बड़ा घपला भी हुआ। ना तो कोई टेंडर हुआ। आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हैं, मंच पे बैठे तो सभी बहुत ही ऐसे विशिष्ट और वरिष्ठ लोग हैं जो कि राजनीति के अग्रणी सिपाही हैं, सभी जानते हैं। उन्होंने कोई टेंडर ही नहीं किया और केवल अपनी आवश्यकता बताई और पीडब्ल्यूडी से फाइल बिना पास हुए उनके घर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। अभी मेरी बहन नीलम जी बता रही थी कि 8 करोड़ के पर्दे थे, 23 पर्दों में 8 करोड़ लगा दिए, 10-10 लाख के टेलीविजन थे और वियतनाम से मार्बल मंगाया गया। तो ऐसे बड़े बड़े शौक रखने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को कभी लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं, पर दिल्ली के जल भराव को देखें तो दिल्ली लगता है कि पूरी बारिश के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त हो जाती है। हमारी निगम पार्षद स्मिता कौशिक भी आ गई हैं। तो ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है, क्योंकि लोग जानते हैं कि दिल्ली का सच जानने की आवश्यकता है। अब वो दिन दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं है, जब एक एक व्यक्ति को दिल्ली के पता चल जाएगा कि फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिलाता है और स्वयं जो है ऐसी राजसी ठाट बाट से शीश महल बनाता है और बड़ी बड़ी बात करता है, ऐसी हवाई चप्पल पहनकर, एक ऐसी ढीली ढाली शर्ट पहनकर। हमने तो ये सुना है कि यह भी उसका एक डिजाइनर होता है।
मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत से वक्ता यहाँ मौजूद हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, चाहे मेरे पीछे बैठे हुए भाई बंधु हैं जो नाहरपुर से आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में रजापुर से आए, मेरे वार्ड 52 से रजापुर, नाहरपुर, बहुत से मेरे सब्जी वाले भाई बंधु हैं। कृपया ध्यान दें कि आदमी अपनी मेहनत की खाता है, अपने पसीने की गाड़ी कमाई की जो अपने जीवन का भरण पोषण करता है वही सच्चा जीवन है। किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक पार्टी के फ्री के छलावे में ना पड़े, क्योंकि ये फ्री करने वाली केजरीवाल की सरकार दरअसल देश का एक ऐसा दुर्भाग्य है, और खासतौर पे दिल्ली का एक ऐसा दुर्भाग्य है। दिल्ली राजधानी है, यहाँ सोच समझकर हमें अपने नेता का चयन करना है, हमें उस पार्टी का चयन करना है जो कहता है वही करे वो पार्टी, उसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो। तो आप उस राजमहल जो अरविंद केजरीवाल के घर के रूप में हमारी मेहनत की कमाई लगी है, उस शीश महल के सच को आज और विस्तार से जानेंगे। मैं सभी को कहूंगी कि आज ये चिंतन और मंथन करें कि जो भ्रम में दिल्ली की जनता पड़ी है उसको हम एक एक बैठा यहाँ व्यक्ति, यहाँ 100 व्यक्ति की जिम्मेदारी ले, जितने लोग यहाँ मौजूद है कि उनको जाकर बताएं कि केजरीवाल ने क्या किया है। शराब की नगरी बना दी दिल्ली को, घर में, विद्यालय के पास और मंदिरों के पास उन्होंने जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा दी। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका उसने वादा किया था। तो हमें चिंतन मंथन करना है, हमें ऐसी सरकार की भत्सरना करनी है। लानत है ऐसी सरकार पर जो दिल्ली की राजधानी पर काबिज हो गए हैं। तो आज की ये सभा बहुत ही आवश्यक सभा है, बहुत ही चिंतन का विषय आज उठाया गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जो है ये आप सभी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग आए। अब मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ, विदा लेती हूँ और प्रवेश भाई जी को कहती हूँ कि आगे का कार्यक्रम जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। और अब मैं आज की सभा के हमारे प्रमुख वक्ता, हम सबके प्रिय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का अभिनंदन करते हुए विधिवत रूप से स्वागत करने के आपसे आज्ञा चाहूंगा। और सबसे पहले निवेदन करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर के हमारी दोनों निगम पार्षद बहन स्मिता जी और रितु जी आए और आदरणीय श्रीमान दुष्यंत गौतम जी का अभिनंदन करें। और आपसे निवेदन कि जोरदार तालियां बजाते रहिए एक से बहुत। और दोनों मंडल अध्यक्ष हमारे पंकज जी और एक मोमेंटो मैं चाहूंगा विजेंद्र जी स्वयं जो आज के कार्यक्रम के प्रमुख हैं, विजेंद्र जी से निवेदन के एक मोमेंटो प्रदान करके और पटका श्री राम की एक बहुत सुंदर प्रतिमा विजेंद्र जी द्वारा और उनका स्वागत अभिनंदन। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा हम सबके प्रिय श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी का भी अभिनंदन यहाँ के स्थानीय मंडल के अध्यक्ष करें। विजेंद्र जी से निवेदन क्यों आगे आए और उनको भी एक पुष्प गुच्छ देकर के, बंसल जी आप भी आ जाओ, अभिनंदन करेंगे। मैं चाहूंगा कि जिले के दोनों उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र मित्तल जी और तोमर जी वो भी आए और भाई साहब को मैं चाहूंगा कि आगे स्थानीय पार्षद रितु जी आप भी आए और भाई साहब को ये मोमेंटो दे करके, महेश जी आप माला बना दो,
रितु जी, आपके अपने विधायक विजेंद्र गुप्ता जी पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश प्रतिपक्ष नेता रहे, हम सबके प्रिय, और मैं चाहूंगा कि आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी जो हमारे प्रभारी भी हैं, दिन रात इस जिले में अपने अथक परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, ऐसे योगेंद्र चंदोलिया जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं केसी गुप्ता जी को। वो आए और साथ साथ में अपने सानी जी ज्योतिवर्धन सानी जी जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, और केसी गुप्ता जी आप आए, आइए मंच पर आ जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी कर लिया, अब पहले बुलाया को नहीं। एक बार निवेदन के अपने प्रभारी जी के लिए जोरदार तालियां। योगेंद्र चंदोलिया जी जो पूर्व में महापौर भी रहे हैं, स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता सदन भी रहे हैं हमारे साथ दिल्ली नगर निगम के। और मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मलिक जी आप आए आगे, और पूर्व मंडल के अध्यक्ष और अपने आलोक शर्मा जी आप आए और आदरणीय चंदोलिया जी का मोमेंटो दे करके अभिनंदन करेंगे। कोचड़ जी आपका नाम बोला है ऐसे बार बार। मैं चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि यहाँ की स्थानीय निगम पार्षद और हमारी पूर्व में महापौर उप महापौर रही ऐसी रितु गोयल जी का स्वागत करने के लिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता, हालांकि उल्टा भी हो सकता था, लेकिन अभी क्योंकि रितु गोयल जी का स्वागत होना, तो मैं चाहूंगा कि शुभेंदु जी आए और रितु जी का अभिनंदन करेंगे। कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप कर दो। रितु जी कह रही है कि मैं स्वागत करूंगी। असल में हुआ है कि मुझे पहले करना था, लेकिन वो नाम ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम बिल्कुल समय पर है, ये रोहिणी की एक पहचान, ठीक समय पर कार्यक्रम चल रहा है। और हमें 7:10 पर श्रीमान दुष्यंत जी को हमने जो है उन्होंने आगे एक सभा में जाना है, लेकिन तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे सबकी प्रिय यहाँ की पार्षद रही, संपूर्णा की अध्यक्षा ऐसी मैं विजेंद्र जी, फिर पहले चंदोलिया जी। और मैं चाहूंगा कि जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम सबके प्रिय और बहुत ही ओजस्वी वक्ता, पूर्व में महापौर रहे, अनन्य पदों पर प्रदेश के पदाधिकारी रहे, ऐसे हमारे मध्य में उपस्थित भाई योगेंद्र चंदोलिया जी आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। योगेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, विपक्ष के नेता रहे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, इस क्षेत्र के रोहिणी क्षेत्र के तीनों पार्षद, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे भाई प्रवेश भाई जी, डिप्टी मेयर रही वर्तमान में पार्षद रितु गोयल जी, स्मिता कौशिक जी, निगम में रही, जैसा भी परिचय प्रवेश जी ने कराया, लाइब्रेरी जो हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी है उसकी कायाकल्प जिन्होंने किया, डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी, पूर्व उप महापौर नीलम गोयल जी, आलोक जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, नरेंद्र मलिक जी, पूर्व पार्षद चित्रा अग्रवाल जी और मेरे सामने उपस्थित माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, आज इस डीसी चौक के ऊपर दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री के जो कार्य रहे हैं उनका भंडाफोड़ करने के लिए आज यहां पर ऐसी जन चेतना सभा रखी गई है। पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस केजरीवाल को आईना दिखाया जा रहा है। मुझे याद है जब केजरीवाल साहब दिल्ली में आए थे अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर, तब विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे और अन्ना हजारे जी ने कहा था कि मैं देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आया हूं, और उस समय देश में कांग्रेस का शासन था, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित का शासन था और भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। देश के लोगों को लगा कि अन्ना हजारे बिल्कुल उचित काम के लिए आए हैं, लेकिन उनके साथ एक प्रकार का एक नाटकबाज व्यक्ति जिसको लोग दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं, वह दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी मिला था और मुझे विजेंद्र जी ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली है। इस रैली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर, क्योंकि हमारी नगर निगम में सरकार थी, इसकी सारी व्यवस्था नगर निगम की सारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग केंद्र सरकार से परेशान है। वो जब आएंगे तो उनको पता लगना चाहिए कि उनके लिए रास्ते सुगम हैं। हमें ये मालूम नहीं था यह व्यक्ति इतना लालची और निकलेगा, स्वार्थी निकलेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में वो आगे, हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है। लेकिन मुझे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने अन्ना हजारे जी के साथ दूध पिलाया, नाश्ता कराया, हमें ये मालूम नहीं था ये ऐसा सांप निकलेगा जो दिल्ली की जनता को डसने लगेगा। और उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन सब वायदों से उन्होंने उल्टा काम किया। उस समय कहा था कि हम राजनीतिक बदलने आए हैं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाएंगे और ना राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। जब उसको लगा कि अन्ना हजारे का जादू और लोगों ने उठा लिया है अन्ना जी को सिर माथे के ऊपर, तो श्रीमान केजरीवाल साहब ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। पहला विश्वासघात उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने किया, राजनीतिक पार्टी बनाई और 28 सीटें लेकर, लोगों को लालच देकर, लोगों को गुमराह करके, क्योंकि लोग शीला दीक्षित से परेशान थे, कांग्रेस के 15 साल के शासन से परेशान थे। उनको लगा कि इस बार इनको देख लीजिए, उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने जो दूसरा वायदा किया था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा। और अब 370 पेज की मेरे पास फाइल है जिसमें शीला दीक्षित को मैं जेल पहुंचाऊंगा, और उस व्यक्ति ने अपने बच्चों की झूठी कसम भी खाई। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई लालच दे दिया जाए कि आप अपने बच्चे की झूठी कसम खा लो, कितना भी बड़ा लालच हो, कोई व्यक्ति अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगा। यह काम किया अरविंद केजरीवाल ने। और उसके बाद 2015 और 2020 के अंदर दिल्ली में सत्ता में आए। केवल 4 बातें मैं उनकी बताकर, क्योंकि आदरणीय दुष्यंत गौतम जी को भी आगे जाना है और माननीय विजेंद्र जी को भी हम सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एक एफिडेविट दिया कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कौशाम्बी के अंदर 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूं। आज जिस बंगले में रहते हैं, कितने ही एकड़ का वो बंगला है, 104 कमरे हैं और 45 करोड़ रुपए तो रेनोवेशन के ऊपर लग गया है। जो अभी बता रहे थे कि सबसे बढ़िया क्षेत्र रोहिणी का है,
45 करोड़ रुपए के अंदर कितने नए मकान बन सकते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। जो रेनोवेशन के नाम पर जिसने भ्रष्टाचार किया है, कोई नियम कायदे उन्होंने नहीं रखे। वो ये भी कहते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, और एक वैगन आर पर नीली सी गाड़ी में आए थे, और जब शपथ लेने के लिए आए तो मेट्रो में आए थे। और ये सारी नाटकबाजी करने के बाद आज 7 गाड़ियां आगे 8 गाड़ी पीछे चलती हैं, और बीच में 3.5 फुट का केजरीवाल गाड़ी के अंदर बैठा होता है। बाहर तो लोगों को नजर भी नहीं आता। अभी लोग बतला रहे थे कि उनकी पैंट की कमीज की 4 इंच लंबा उनकी शर्ट होती है, 3 इंच लंबी उनकी जो है ऊंची पैंट होती है। जब एक बार किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए तो प्रोटोकॉल एक होता है कि हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री जानबूझकर रबड़ की चप्पल पहनकर उसने भारत की गरिमा को गिराने का काम किया। इस प्रकार का नाटकबाज व्यक्ति है, और उसने बंगला भी लिया। दिल्ली पुलिस के 50 जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। उसके बाद पंजाब की पुलिस भी उनको चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4-5 बार वो पीटा है, लेकिन उसको अभी जनता ने पीटा नहीं है। जनता तो अपने बैलेट के आधार पर उसको पीटेगी। जब उसकी थोड़ी बुराई होती है तो वो निकलता है, और निकलकर अपने ही किसी व्यक्ति से थप्पड़ लगवा लेता है। अब तो वो थप्पड़ पे भी दिल्ली की जनता कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता लग गया है ये नाटकबाज ने दिल्ली की जनता से धोखा किया है। अब दोबारा जिस प्रकार से वो राजनीति के अंदर बेईमान और बदनाम हो चुका है, इसलिए भाई और बहनों कि लोकतंत्र के अंदर किसी व्यक्ति को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है। जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसको बुलाना होगा और आपको बताना होगा। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, विजेंद्र गुप्ता जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। दिल्ली की विधानसभा में जब प्रतिपक्ष के नेता थे, और आज भी जब वो दिल्ली के मुद्दों की बात करते हैं, तो उस समय सारे के सारे केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर उनको बाहर कर देते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी ने बार बार एक प्रश्न किया। आज दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो बन चुकी है। आज के अखबारों में एक खबर थी कि 2019 के अंदर मेट्रो ने दिल्ली सरकार को एक फाइल भेजी। यही रिंग रोड पर केशवपुर के ऊपर एक जगह है, उस जगह का आदान प्रदान होना था, और वहां पर मेट्रो का 4था फेज वहां से प्रारंभ होना था। उन्होंने 3 साल के अंदर 2019 से 4 साल तक उस फाइल को लौटाया नहीं, उस फाइल को डाल दिया। अगर 4 साल पहले उसकी स्वीकृति दे देते तो आज मेट्रो का 4था फेज लोग चलने की स्थिति में हो जाते। बात लंबी लंबी करते हैं, और उसका जो 4थे फेज के अंदर 13 हजार करोड़ रुपए की जो केंद्र सरकार ने राशि दी है, उन्होंने अपनी राशि भी नहीं दी। इस प्रकार के दिल्ली के लोगों को वो जानबूझ के तंग करना चाहते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए हैं, निश्चित तौर पर एक मैं कहानी सुनाकर अपनी बात को करूंगा। ये एक वो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो वो हाल होगा, एक व्यक्ति ने कहीं पर थोड़ी सी गलती कर दी, गांव के बुजुर्गों ने उसको बुलाया और बुला के कहा, भैया तूने गलती की है और तेरे को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। उसने कहा, जी गलती मेरे से हुई है, दंड भुगतने को तैयार हूं। उन्होंने कहा, भाई आप या तो 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ। उसने कहा, जूते खाना तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। बोला, जी प्याज खा लूंगा। तो उन्होंने 10 प्याज खाए, आंखों से पानी आने लगा। वो बोला, जी ये इसको भूल जाओ, मैं तो 10 जूते खा लूंगा। जब 10 जूते लोगों ने मारे तो उसने कहा कि मैं प्याज खा लूंगा। एक एक करके उसने 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। दिल्ली की जनता इसका वो हाल करेगी जिस प्रकार से दिल्ली के लोगों को ठग रहा है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदोलिया जी। और आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान वीर सावरकर जी की जन्म जयंती भी है। हम उनको नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। मुझे नीचे से एक पर्ची आई है, मैं उन बुजुर्ग व्यक्ति का, वरिष्ठ नागरिक का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने उनको स्मरण कराया। इस बीच एक क्रेटा 6017 यानी कि 6017 बाहर खड़ी है सफेद रंग की, उसके हटाले पूरी अव्यवस्था फैल रही है। और इससे पहले, और मुझे आज यहाँ के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हम सबके प्रिय विजेंद्र जी ने
अभी कहा है कि क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान दुष्यंत जी ने अनन्य स्थान पर अपना उद्बोधन देने जाना है और समय काफी हो चुका है, तो उसके बाद भी क्योंकि विजेंद्र जी अपना उद्बोधन रखेंगे और उससे पहले कि आदरणीय दुष्यंत जी अपना वक्तव्य रखें, मैं क्षमा चाहते हुए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आई हैं और बाकी सबका अभिनंदन हो चुका है। हमारी बहन स्मिता जी, उनका अभिनंदन करने के लिए हमारी लक्ष्मी अग्रवाल से, लक्ष्मी गुप्ता जी से और अपनी संगीता मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और उनका पुष्प गुच्छ दे करके अभिनंदन करें थोड़ी शीघ्रता से। और जो लोग आगे बैठ गए, अतुल सिंघल जी और विजय जी, प्रवीण जी और सबका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नीचे बैठने में अपनी खुद की, और बहुत जोरदार तालियां, स्मिता जी का अभिनंदन हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि अतिथि देवो भव, उनका अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां। और दोस्तों, हमारा सीएम बड़ा बेजोड़ है। दोस्तों, हमारा ये सीएम बड़ा बेजोड़ है। पहनता है पैरों में हवाई चप्पल और लगाता अपने बंगले पर 45 करोड़ है। तो ऐसा ये सीएम है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने शानदार उद्बोधन के लिए हम सबके प्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। जोरदार तालियां हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के लिए। भारत माता के, गर्मी है ना तो इसलिए थोड़ा निकालो। भारत माता के। आज इस विशाल जन चेतना सभा के हमारे मेरे भाई, जिनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, इस विधानसभा के नहीं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता, और मैं भी उनसे पूछ रहा था, मैंने वरिष्ठ नेता इसलिए कहा कि मैंने भी नगर निगम पार्षद 97 के अंदर आपके अंतर्गत काम किया है। हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हमारे नेता 97 में मैं भी पार्षद था। तो मैं इनसे बात कर रहा था, मैं कहा भाई यहाँ पे तो चेतना यात्रा की सभा की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा तीनों पार्षद आप जिताते हैं और 97 से लगातार भाई साहब को जिताने का काम कर रहे हैं, तो आप तो चेते हुए ही हैं ऑलरेडी। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय जोगेंद्र चंदोलिया जी, श्री इस कार्यक्रम के संयोजक प्रवीण बंसल जी, इस क्षेत्र के निगम पार्षद श्रीमती रितु गोयल जी, जो मंच संचालन कर रहे थे मेरे भाई आदरणीय प्रवेश भाई जी, निगम पार्षद सुश्री शिमता कौशिक जी, हमारे पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता और विजेंद्र गुप्ता जी की मार्गदर्शक श्रीमती शोभा विजेंद्र जी। मैंने गलत कहा है क्या? अरे राम से पहले सीता का नाम लिया, सीताराम, है ना? हर भगवान से पहले लक्ष्मी नारायण। तो इसलिए हम भी कहते हैं जहां जिस देश के अंदर महिला प्रथम हो गए उस देश की ही तरक्की हो गई। इसलिए नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तराखंड का मैं प्रभारी हूं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है। वो किस लिए दिया? कि महिलाएं किसी का एहसान नहीं रखती हैं। जो मोदी जी ने उनके लिए योजना दी थी, सब योजना को उन्होंने वोट में तब्दील कर कर मोदी जी को जिताने का काम किया। हमारे मुद्दे में उपस्थित हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल जी,
श्री पंकज गुप्ता जी, श्री नरेंद्र मलिक जी, श्री आलोक शर्मा जी हमारे पूर्व निगम पार्षद, श्रीमती चित्रा अग्रवाल जी हमारी पूर्व निगम पार्षद, डॉक्टर नीलम जी पूर्व महापौर, और आज मेरे सामने बैठे हुए मेरे मुख्य, जिनको मैं चेतना देने की आवश्यकता नहीं है, सारे श्रोतागण, बहनों और भाइयों, आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है। गौरवशाली दिन इसलिए है कि आज नई पार्लियामेंट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये एक पार्लियामेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट के साथ साथ ये भी है कि अब से पहले जब हमने बच्चों को बताया करते थे कि बेटा देखिए ये लाल किला है, किसने बनाया? मुगलों ने बनाया है। ये कुतुब मीनार किसने बनाई है? ये कुतुब मीनार मुगलों ने बनाई है। ये सांसद और राष्ट्रपति भवन किसने बनाया है? अंग्रेजों ने बनाया है। तो बच्चे पूछते थे कि पापा ये कौन थे? तो हमें दुखी होकर कहना पड़ता था हम इनके गुलाम थे, ये हमारे शासक थे। लेकिन आज पार्लियामेंट बनने के बाद में हम अपने बच्चों को, नागरिकों को कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट हमारी भारत ने बनाई है और देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है। और आज जो सिंबल वहां पर रखा गया हुआ है, वो सिंबल जिस बात को बताता है कि बेशक हमें पर किसी ने भी शासन किया हो, लेकिन साउथ के अंदर चोल राजाओं ने 500 साल तक शासन किया, और चोल परंपरा के अनुसार जो सिंगोल अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था, क्योंकि हमारी संस्कृति का प्रतीक था, उस संस्कृति के प्रतीक को म्यूजियम में जाके रख दिया जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की बुढ़ापे की छड़ी हो। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार सिंगोल लाकर पार्लियामेंट के अंदर स्थापित किया है, उससे पूरे देश के अंदर जो तथाकथित अपने आप को सेकुलरवादी कहते थे, आज उनके तन बदन के अंदर आग लग रही है। आग इसलिए नहीं लग रही कि नई पार्लियामेंट बनी है, आग इसलिए नहीं लग रही कि वो राष्ट्र प्रधानमंत्री से जेलसी खाते हैं, आग इसलिए रही है एक सनातन धर्म का प्रतीक पार्लियामेंट में स्थापित हो चुका है। उनको आग इस बात की लग रही है कि उस पर भगवान शिव के नंदी विराजमान है। उनको आग इस प्रकार की लग रही है कि उसमें हमारे देवी देवता स्थापित है। आज विश्व के अंदर जिस प्रकार से एक तरह का हमारे विरोधी दलों ने जिस प्रकार से दृश्य प्रकट कर रखा है, देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज हमारे देश को गौरवशाली करने का काम किया है, आप देखते हैं दास्ता की निशानी यही नहीं है। दास्ता की निशानी मुझे ध्यान आता है, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि मैं आने वाले समय के अंदर मेरे बच्चे जब मेरे देशवासी पूछेंगे तो उनको दास्ता की एक भी निशानी मैंने देश के अंदर नहीं छोड़ूंगा। उसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। एक प्रयास नहीं, अनेकों ने इस प्रयास किए गए। हमें बताया जाता था कि ये देश खाली गांधी परिवार ने आजाद कराया है। आज हम देश को बताने वाले कि देश को आजाद करने वाले शहीद भगत सिंह थे, देश को आजाद करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश को आजाद करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। इसलिए हमने लॉर्ड पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट से हटाकर वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित करने का काम किया। और यही नहीं है, हमने जो वह ज्योति जलती थी उस ज्योति को भी हटाकर हमने नेशनल वार म्यूजियम, हमारे देश को आजाद कराने के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानी दी थी, जिन सैनिकों ने कुर्बानी दी थी, अनेकों ने शांति बनाने के लिए जो पुलिस वाले आना कुर्बानी देते रहते हैं, हमने वार म्यूजियम बनाकर वहां पर उस ज्योति को जलाने का काम किया है। आज हम अंग्रेजों के समय की ज्योति को प्रणाम नहीं करते, आज हम देश के गौरव को प्रणाम करने का काम करते हैं। हमने रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण किया गया है। रेस कोर्स क्या बताता था? अंग्रेज जो आते थे गुड़ दौड़ कराया करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी किया करते थे। तो अब तक जो प्रधानमंत्री रहे वो भी उसका प्रतिपालन करते थे। लेकिन आज हमने वहां पर रेस कोर्स को लोक कल्याण,
जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो वोट मांगता है, जो 5 साल सेवा का संकल्प लेता है, आज देश के प्रधानमंत्री लोक कल्याण के माध्यम से जनता को समर्पित होकर वहां पर काम करने का कार्य करते हैं। और यही नहीं है, हम नई शिक्षा नीति के अंदर जो कहा करते थे कि जो शहीद हैं, जो हमारे पूज्य हैं, वो बताया करते थे औरंगजेबों का नाम रहा करते थे, अकबर का नाम रहा करते थे, लेकिन आज हम बताना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप ने भी देश को आजादी दिलाई है। हमारे अनेक शहीद कुर्बान हुए नई शिक्षा नीति के कारण। जो हमें बताया जाता था, बार बार पढ़ाया जाता था कि हम इनके गुलाम रहे, इनके हम ये लोग रहे, हम पे शासन करते रहे, प्रताड़ित करते रहे। लेकिन नई शिक्षा नीति से जो हमारे पूर्वजों ने एक विश्व विकास के लिए एक भारत का निर्माण किया, जो विश्व गुरु था, हम वो बताना चाहते हैं। हम खाली गुलाम ही नहीं रहे, हमने देश पे और संसार पे शासन भी किया है। ऐसी सारी निशानियों को मिटाने का काम आज हम कर रहे हैं। और यही नहीं है, आज आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री अभी विदेश होकर आए, आप किसके गवाह भी है। वो अमेरिका जो बार बार कहता था कि मैं प्रधानमंत्री लाल इसको मोदी जी को वीजा नहीं दूंगा, लेकिन आज वीजा की जरूरत मांगने की नहीं पड़ते। आज अमेरिका का राष्ट्रपति उठकर आता है, ऑटोग्राफ लेता है, गले मिलता है और कहता है हमारे देश में कब आओगे। और यही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको जो कि विश्व को हथियार सप्लाई किया करता था, जो विश्व में एक तरफा एक शासन किया करता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आज जिस प्रकार से सैनिकों का सम्मान ही नहीं, सैनिकों के लिए सम्मान चाहिए। आपने देखा होगा पहली बार लाल किले पर आजादी के 75 वर्ष बाद लाल किले पर जिस तोपों से सलामी प्रधानमंत्री को दी गई थी, वो मेरे देश की बनी हुई तोपें थी, 75 वर्ष बाद दी गई थी। इसलिए देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी क्या बोलता है, मोदी इज द बॉस। मोदी पूरा विश्व का आज बॉस के रूप में खड़े हुए। मोदी जी ने वहां विश्व के अंदर हमारा परचम लहरा रहा है। कहते थे 100 देशों को हमने 40 करोड़ वैक्सीन देने का काम किया है। ये कोरोना जैसी महामारी से बचाने का जो काम किया है, आज हम कोरोना के मारे होके, जो कोरोना के कारण मालूम था प्रधानमंत्री जी को कि 100 वर्ष में बीमारी आती है, बीमारी से कम मरते हैं, भूखमरी से ज्यादा मरते हैं। 80 करोड़ लोगों को आज तक 2.5 साल हो गए हम फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कहां से दे रहे हैं। आज विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बिगड़ रही है। आज हम विश्व के अंदर 5वें पायदान पे खड़े हुए, 13 पायदान से 5वें पायदान पे आ गए। हमारा पड़ोसी देश दाने दाने से मोहताज हो रहा है। विश्व के अंदर अशांति फैली हुई है, सबकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा, किसी ने भी देश को लूटने का काम किया है उसके हलक से पैसा निकाल लूंगा। उसी का परिणाम है कि हम अर्थव्यवस्था में भी मजबूत है और करोड़ों लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंधु, दुख जब होता है, जब देश के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ रहे थे, कोरोना के कारण देश त्राही त्राही मचा रहा था, उस समय इस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना शीश महल बनवा रहा था। ये बड़ी दुख की बात है। और बंधु, शीश महल बनवाए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 140 करोड़ ने 170 करोड़ रुपया खर्च कर दिल्ली वालों की जीएसटी की मेहनत की कमाई को बर्बाद करने का काम किया। और बर्बाद ही नहीं किया, सीधा सीधा मैं आरोप लगाता हूं कि भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि उनकी पत्नी भी IRS है, वो खुद भी IRS है, उनको मालूम है चोरी कैसे की जा सकती है। किस प्रकार से 99 लाख के बिल बनाए गए और बिलों को इस प्रकार से अंतर्गत रखा गया कि आप जान के हैरत होगी कैसे लूटा गया है। लोग पूछते हैं, मैं उत्तराखंड का प्रभारी हूं, एक महारानी हमारी सांसद है, मैंने पूछा आप तो महारानी रही हैं, इतने बड़े सोनों के खेत आपके खजाने रहे, इतनी पैसा रहा है, आपने कभी 10 लाख का पर्दा देखा है क्या? आपने ये वियतनाम का मार्बल देखा है क्या? ऐसा कोई बाथरूम बना है जो रिमोट से खुलता हो? और 10 लाख के आप टॉयलेट पोर्ट बना रहे हैं।
वो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्या। वो उसने कहा कि ये खाली भ्रष्टाचार, ये पैसा खर्च करना नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। पैसे को इसमें भ्रष्टाचार किया गया है क्योंकि उनकी पत्नी आरएस है, इसलिए जो टेलीविजन 50,000 का आ सकता था उसको ऊंचे कीमत पे खरीदने का काम किया है और भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दी है। मुझे बताया गया उनके घर के अंदर 4 ट्रेडमिल लगी हुई है जो एक्सरसाइज करने के काम आती है। 4 लोग हैं, 4 लगी हुई है और दुर्भाग्य है ट्रेडमिल खरीदी नहीं है, किराए पे ली है। और मालिक कौन है? उनका बेटा है। बाप उसको ट्रेडमिल का 10 लाख रुपए किराया देता है। साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति का मुझे दुख तो जब होता है, जैसे अभी बता रहे थे, मिर्जापुर बता रहे थे, जब शासन के अंदर आए थे बड़े बड़े सजबाग दिखाए थे। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा क्योंकि मैं पंजाब का प्रभारी रहा हूं। मुझे ध्यान है किस प्रकार से वहां पर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है, किस प्रकार से पुलिस का काफिला उनके आगे पीछे चलता है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो वातावरण निर्मित किया, आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है उनसे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। आप बताइए, छठ पूजा वाले दिन हमारे देश दिल्ली के पूर्वांचल के लोग छठ पूजा करने के लिए जमुना के अंदर जाते हैं और जमुना के अंदर जाकर वहां का वातावरण जो देखते हैं। मैं दिल्ली का पैदा हुआ हूं, माँ बापों के साथ में जमुना स्नान पर 1 महीने के लिए हम जाते थे, जल को आमचन किया करते थे। और आज ये हालत है, आमचन करना तो बात उसके अंदर खड़ा नहीं हो सकते, केमिकल डाले जाते हैं। दिल्ली की जनता त्राही त्राही मचा रही है। आज जिस प्रकार से पॉल्यूटेड दिल्ली मिल रही है, प्रदूषित दिल्ली मिल रही है, वातावरण जैसा है, दिल्ली को छोड़ छोड़ के लोग बाहर जाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं है, बसें चल रही हैं। मुझे ध्यान है जब आपने विजेंद्र गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आंकड़ों के साथ में रखते हैं। जब मेरे ख्याल शीला दीक्षित की सरकार थी 6000 के आसपास बसें थी और आज खाली 2700-2800 बसें हैं और 2700-2800 बसें भी बस नहीं है, वो गैस का बम का गोला है। पता नहीं कब आग लग जाए और कब सुहा हो जाए। इस तरह की स्थिति हमारे सामने पैदा कर दी है। और जो करोड़ों रुपया खर्च किया है वो तो हमारे मेहनत की कमाई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं उनके कार्यकाल को, अगर हम देखते हैं एक एक कदम उनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज बड़ा दुख होता हुए बताते हुए कि जब वो विधानसभा में थे पहले सत्र के अंदर, हम मजाक समझा करते थे जब अपने विजेंद्र गुप्ता जी आवाज उठाते बाहर बताया करते थे और एक साल का 1-1 करोड़ रुपया समोसे और चाय का बिल आता है। भाई कैसे समोसे हैं वो, कैसी चाय है वो जो 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके आती है। और दुख तो जब होता है जो हमारे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए मिड डे मील दिया जाता है, उस मिड डे मील के कारण हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाई का काम मिलता है। लेकिन वो बड़ा दुख होता है उस मिड डे मील के पैसे को 10 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने इस बंगले के अंदर 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया गया है, जहां दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही है। कहकर आए थे हम हर घर को नल देंगे, नल में स्वच्छ जल देंगे, लेकिन आज भी पानी टैंकर के माफिया लगातार तरक्की कर रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। एक भी संकल्प ऐसा नहीं है जो संकल्प पूरा किया गया हो। और एक एक बात को अगर हम खोलने के लिए है, आज तो अच्छा है हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ संविधान है और कानून से देश चलता है। उसका परिणाम है आपकी जागरूकता का एक परिणाम है। सत्येंद्र जैन जी 1 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं, एक समय भी उनकी पैरवी करने का काम नहीं किया, उनको जेल से छुड़ाने का कोई काम नहीं किया। लेकिन साजिश के तहत आज बेचारे वो बीमार पड़े हुए हैं, वो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी कहते थे ये शहीद भगत सिंह के पैरवी भगत सिंह जी लगते हैं। ये गांधी जी के जहाँ जाते हैं, कोई भी काम करते, कोई भी दुष्कर्म करते, उसके बाद गांधी की समाधि पे जाते हैं वो लोग, गांधी के सामने बैठते, पता नहीं क्या कहते। लेकिन पंजाब के अंदर गांधी जी की जितने भी चित्र उनके कार्यालयों में लगे थे सब उठा के बाहर फेंकने का उन्होंने काम किया है। ये आदमी अराजकतावादी है और इसके लिए कोई जानने की जरूरत नहीं, उसे खुद का है मैं अराजकतावादी हूं।
देश विरोधियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आदमी पाकिस्तान का हीरो हो, जो हमारी सेना से एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगता हो, जो लोग हमारे अंदर हिंदू मुसलमान करता हो, जो हमारे अंदर फूट डालने का काम करता हो, आज उसके अधिकतर विधायक जेलों के अंदर जेल काटने का काम कर रहे हैं। अनेकों अनेक निगम पार्षदों की हालत ही हो रही है। और दुख तो जब होता है, जब मैं अभी पूछ रहा था, कल 81 क्या है, एकादशी है, कल हम जल बांटने का काम करेंगे। लेकिन हमारे समय के अंदर ये होता था, सरकारें वोटों की रही है। आजादी के बाद हमने दृढ़ संकल्प कर रखा था, चाहे वो गुरु गोविंद जी का जन्मदिन हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो दशहरा हो, हर त्योहार पर हम अपने देवी देवताओं को पूजने का काम करते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा पाप किया है, सारे दिन कोई भी छुट्टी नहीं है, हर दिन दारू मिलेगी, दारू पियो और देवी देवताओं को भूल जाओ। और सबसे बड़ा पाप, हमारी युवा पीढ़ी को स्कूलों के सामने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया। उनकी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी ताकि वो दारू पी सके। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये अराजकताबाजी है। देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, देश की संस्कृति का हनन करना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है। बड़े बड़े घोटाले और पैसे लूटने के अलावा इसका कोई भी काम नहीं है। बंधुओं, ये आज हमने जो बैठक बुलाई है, इस बैठक के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं। और जगह तो मैं ये बोलता हूं कि भाई समझिए समझिए, लेकिन आपसे ये बोलने के लिए आया हूं, आप जिस प्रकार से यहाँ पर रोहिणी की विधानसभा को आप पूरे बहुमत से जिताकर भेजते हैं, आप पूरे दिल्ली के अंदर इसी प्रकार का वातावरण करके करिएगा। नहीं तो ये आदमी दिल्ली को बर्बाद कर देगा। पराली के नाम पे ये पैसा खा चुका है। और मैं तो कहता हूं, आज धर्म की बात आ रही है, बंधु अपने वोटों का, अपने वजूद का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे से भी कोई पूछ रहा था, एक सभा में आया था, कहना भारतीय जनता पार्टी के क्यों कार्यकर्ता बन गए। मैं भारतीय जनता पार्टी की इसलिए सेवा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देता हूं कि आने वाले समय के अंदर मेरे बच्चों को मेरे घर से पलायन नहीं करना पड़े। मैंने कश्मीर देखा है, कश्मीर वालों के पास में कोठी थी, बिल्डिंग थे, मकान थे, वो स्नोफॉल होता था, बर्फ के बड़े बड़े मजे लिया करते थे, बाहर कोट का बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुआ करती थे, बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर थे। लेकिन उन्होंने कभी देश की चिंता नहीं की, समाज की चिंता नहीं की, एक अपना जीवन जी रहे थे। और यही कारण है, दिल्ली वालों के लिए उदाहरण है, 5 लाख आदमी आज टेंट के अंदर रह रहा है। ऐसे दिन देखने के लिए हम कोई पैदा हुए और वो वहां जाके टीपू सुल्तान की कब्र पे जाके मत्था टेकने का काम करते। कौन टीपू सुल्तान? जिसने हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया है, जिसने धर्म परिवर्तन कराया है, हिंदुओं को मारने का काम करा है, वो हमारा आराध्य नहीं हो सकता। परिवर्तन की लहर चल रही है, देश बदल रहा है, देश विकास की ओर जा रहा है और इसमें मैं आपसे सहयोग चाहूंगा। आज के दिन आप इकट्ठा होकर मिलकर लगातार इस जन भावना को, जो मोदी जी जन भावना को फैलाने का काम करते हैं, उस जन भावना को आगे कर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और दिल्ली की सरकार को, जो अराजक सरकार है, जो देश को भ्रमित कर रही है, लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। हमारी एक वैन यहाँ पर घूम रही थी, हमने इनके यू टर्न के सारे उदाहरण उसमें बताए हैं, वो खाली सुनने के लिए नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के अच्छे प्रचारक के रूप में, देश के अच्छे भाग के रूप में आगे बढ़कर राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय निर्माण में, राष्ट्रीय भक्ति में, राष्ट्रवाद में आगे बढ़ के काम करेंगे तो हम आपका सपना पूरा करेंगे। लोग हमें कहते रहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 24 जनवरी 2024 को राम मंदिर खुल रहा है, आप सबका स्वागत है, आके राम मंदिर को आप देखने का काम करें। आज हमारा गौरव बढ़ रहा है, हमारी स्थिति बढ़ रही है, उसमें हमें आराम नहीं करना और 2 कदम आगे बढ़कर उस हौसला को बढ़ाना है। आज मोदी जी जब सिंबल लेकर पार्लियामेंट में जा रहे थे, बहुत लोगों को चिढ़ लग रही थी, लेकिन जिनको खुशी थी उनको खुशी का भी बाहर आके इजहार करना चाहिए। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। भारत
भारत माता की। इतना सुंदर उद्बोधन, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और अब कुछ ही देर में हम सबके प्रिय इस कार्यक्रम के सूत्रधार विजेंद्र गुप्ता जी अपना उद्बोधन देंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा यहाँ की डीसी चौक मार्केट एसोसिएशन के लोग, हमारे शर्मा जी और अन्य पदाधिकारी, मैं चाहूंगा सांवरा जी भी साथ आ जाएं। राजकुमार जी हमारे बीच बहुत वरिष्ठ लोग भी उपस्थित हैं, उनका नाम मैं ले रहा हूं। माननीय संजीव हंस जी, चतुर्भुज जी, अपने आकाश जी गुप्ता, हमारे जितेंद्र जी जो प्रधान हैं, एक बार जोरदार तालियां। विनोद जी और सभी लोग। इनकी बहुत इच्छा थी कि अपने विधायक माननीय विजेंद्र जी का अभिनंदन करें और इनका सहयोग भी है इस कार्यक्रम में। सबका अभिनंदन। जितेंद्र और हमारे बीच विकास गुप्ता जी भी मौजूद हैं, डहल साहब, नारंग जी, संजीव हंस जी, नारंग साहब जो हमारे बरसाना वाले, सोनिया जी, आकाश जी, नारंग जी, सागर जी और आर्य मुनि जी, रूपाली कसेरा जी, नीता सेठी जी, अरुण जैन जी भी हमारे मध्य हैं, सन्नी वर्मा जी, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि विजेंद्र गुप्ता जी जो आपके सबके प्रिय हैं, मैं एक सेकंड का समय ले रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां आप सबके प्रिय रोहिणी के विकास पुरुष विजेंद्र जी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी और दिल्ली के पूर्व महापौर भाई योगेंद्र चंदोलिया जी, यहाँ पर मंच का संचालन कर रहे और स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रवेश वाही जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र की निगम पार्षद रितु गोयल जी, स्मिता कौशिक जी, शोभा विजेंद्र जी, डॉक्टर नीलम गोयल जी, चित्रा अग्रवाल जी, आलोक शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई पंकज अग्रवाल जी, पंकज गुप्ता जी, नरेंद्र मलिक जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई प्रवीण बंसल जी और यहाँ पर आए हुए हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, आए हुए क्षेत्र के सभी लोग, विभिन्न एसोसिएशंस के पदाधिकारीगण, हमारी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, हमारी फेडरेशन के पदाधिकारीगण और साथियों, बहनों और भाइयों, आप सोचते होंगे कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है और ये इतनी बड़ी सभा आयोजित की गई है, तो ये बिना मौसम के बरसात कैसे हो रही है। वास्तविकता तो ये है कि ये बिन मौसम के बरसात की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ देश में चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, ऐसे में तो लगता है कि हर हफ्ते भी एक सभा की जाए तो कम होगी। किस तरह नाटकीय ढंग से आपने देखा आज पार्लियामेंट के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि बहिष्कार था भी किस लिए, और फिर बाद में विपक्ष में फूट पड़ गई और फूट पड़ने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ये विषय नहीं है, एक और विषय है। वो नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि एक और विषय है कि भाई पुरानी संसद जब थी तो नई बनाने की जरूरत क्या थी। और फिर कहने लगे कि ये सारे जो निशान है मिटाना चाहते, पुरानी संसद को क्यों हटाना चाहते हैं। भाई पुरानी पुरानी हो गई है, उसमें जगह भी कम है, उसकी व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है और देश की लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण हुआ है तो सबको खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का भोंडापन इस देश में करना चाहते हैं। तब वो चुप हो जाते हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सीट से उठकर आते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं। गले लगना, आलिंगन कहिए, इसको प्रणाम कहिए, ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। अमेरिका की संस्कृति तो हाथ मिलाना है,
यानी अमेरिका राष्ट्रपति उठता है अपनी सीट से, प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुसार वहां पर उनको विश करते हैं और साथ में कहते हैं मोदी जी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। तो मोदी जी एकदम से, ऐसा क्या हुआ राष्ट्रपति जी, आप पर क्या प्रेशर? भाई मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है, आप अगले महीने अमेरिका आ रहे हैं, मुझे लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी के साथ डिनर करना है, तो आप अपनी स्वीकृति दीजिए। मैं आपसे डायरेक्ट स्वीकृति लेना चाहता हूं जिससे कि मैं एक प्रॉपर डिनर अरेंज कर सकूं सब लोगों के साथ आपका। अभी वो पपुआ दी गिनी छोटा देश है, हमारे प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहां के राष्ट्रपति उनके चरण स्पर्श करते हैं। ऐसा दृश्य दुनिया ने देखा और प्रोटोकॉल तोड़कर कभी प्रेसिडेंट वहां के एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए किसी भी दुनिया के आए हुए किसी भी गेस्ट को, लेकिन उस दिन वो प्रोटोकॉल तोड़कर आते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ही देखिए वहां के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो तब विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं देता जब 80 करोड़ लोगों को कोविड में मुफ्त राशन दिया जाता है तो वो उनको दिखाई नहीं देता। जब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन का व्यवस्था कर दी जाती है, बना ली जाती है अपनी वैक्सीन, तो कहते हैं ये बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और फिर जाकर के पिछले दरवाजे से रात के 12 बजे वैक्सीन लगवाते हैं, तब भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं? जब उनको नहीं बोलना चाहिए तब बोलते हैं, और जब उनको तारीफ करनी चाहिए तो वो चुप हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि दिल्ली के अंदर अभी बहुत सारे विषय यहां पर आए हैं, एक एक करके सब पे बात करना चाहूंगा संक्षिप्त में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार का योगदान है। मैं रोहिणी से ही शुरू करता हूं। अभी रोहिणी के बैक साइड कह लीजिए या रोहिणी के उस छोर पर कह लीजिए, एक UER-2 बन रहा है, तीसरी रिंग रोड। आप जानते हैं कुछ दिनों में ऐसा होगा जब हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे तो हमें वजीरपुर डिपो जाने की जरूरत नहीं है, हमको पीछे UER-2 से जुड़ने की जरूरत है और उसके बाद नॉन स्टॉप 20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हरियाणा से भी आने वाला 90% ट्रैफिक जो फरीदाबाद या गुड़गांव की तरफ जाता है, अगर हम गुड़गांव भी जाएंगे तो हमको वजीरपुर डिपो जाने की जरूरत नहीं है, हमको UER-2 से जुड़ना है और हम बहुत शॉर्टकट से गुड़गांव पहुंच जाएंगे। 8,000 करोड़ रुपए की लागत से UER-2 बन के तैयार है। अभी पिछले दिनों नितिन गडकरी जी आए थे, मैं भी उनके साथ था। हम लोगों ने नरेला से प्रारंभ किया, भोरगढ़ से, जहां से उस रोड में ट्रैवल करना, और हम द्वारका तक हम उस नॉन स्टॉप रनवे से हमने टेक ऑफ किया 20 मिनट में। द्वारका आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो UER-2 बना रहे हैं। अभी रिठाला से नरेला फेज 4 में मेट्रो बननी थी। केजरीवाल जी ने 2.5 साल तक फाइल को फेज 4 की दबा के रखा, अप्रूवल नहीं दी। मैंने खुद भारत के केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को मंच पर भी उनके बारे में कहते हुए सुना है कि केजरीवाल जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप हमारी फाइल दे दो, सिर्फ आपको साइन करने हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ उस पर साइन कर दीजिए, दिल्ली को फेज 4 मिल जाएगा। आप RTI लगा के पता कर सकते हैं कि फेज 4 की मंजूरी में देरी दिल्ली सरकार के पास फाइल कब गई थी और मुख्यमंत्री जी ने वो फाइल कब वापस दी, कितने दिनों तक, कितने साल तक अपने पास रखी। रिठाला से नरेला का जो फेज 4 है, इसके बारे में फाइनेंशियल वायबिलिटी
कि वित्तीय रूप से ये वायबल नहीं है। इसमें रेवेन्यू गैप है 1000 करोड़ रुपए का। दिल्ली की सरकार ने साफ कह दिया हम इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं करेंगे, मामला अटका रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली को रिठाला से नरेला की मेट्रो लाइन मिलनी चाहिए और दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए, मैं डीडीए का सदस्य हूं, डीडीए को कहा कि अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है अपने हिस्से का तो आप 1000 करोड़ रुपया मेट्रो को दीजिए। और डीडीए अब मेट्रो को 1000 करोड़ रुपया दे रहा है। डीडीए का तो कोई लेना देना नहीं है मेट्रो से, डीडीए का प्रोजेक्ट भी नहीं है, लेकिन क्योंकि दिल्ली सरकार ने पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको तो अपने शीश महल बनवाने हैं, उनको तो अपना एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, तो अब डीडीए ने पैसा दिया है, 2 किस्त दे चुके 400 करोड़ रुपए की, और अब वो काम बहुत जल्द प्रारंभ होगा। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। दिल्ली मेरठ की लाइन के बीच में उन्होंने अड़ंगा लगा दिया, लेकिन भारत की सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। आज दुधई से गाजियाबाद 17 किलोमीटर का स्ट्रेच बन के तैयार है और आने वाले कुछ महीनों में उसका उद्घाटन होगा। अभी दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये आप समझिए कि लोकल बुलेट 160 किलोमीटर की स्पीड से लोकल बुलेट चलेगी दिल्ली और पानीपत, दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर के बीच में, जिसका जंक्शन जो है वो सराय काले खा होगा। अभी आप जब इंडिया गेट की तरफ जाते हैं तो आप देखते होंगे एक टनल, जो लोग उसमें से निकले जरा हाथ खड़ा करें इंडिया गेट की टनल में से। भाई बहुत कम लोग गए हैं अभी, आप वो नजारा जरूर देखिए। आईटीओ के फ्लाईओवर के ऊपर से इंडिया गेट तक आपको सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट, मैं गलत कह रहा हूं क्या? 3 मिनट, क्योंकि मुश्किल से वो 2.6 किलोमीटर है। एक टनल बनाई गई है, ऐसी टनल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, ऐसी टनल जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। लोग कहते थे यहां टनल नहीं बन सकती है। पूरा आईटीओ चौक पर जो ट्रैफिक जाम होता था पूरा रिलैक्स हो गया, और उसके साथ साथ 6 अंडरपास, पूरा सिग्नल फ्री, जो चिड़ियाघर के बाहर पुराना किला है पूरा सिग्नल फ्री, पूरा एरिया सिग्नल फ्री, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है जिसमें आने वाले दिनों में दुनिया के बड़े बड़े कार्यक्रम वहां पर आयोजित होंगे, जहां पर सेमिनार्स और तमाम तरह के G20 के कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित होंगे। तो अभी आप धौला कुआं तो बहुत लोग जाते होंगे। पहले हम लोग धौला कुआं जाते थे, फ्लाइट पकड़नी होती तो घबराते थे, धौला कुआं पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कोई फोन आता था कितनी दूर हो, भाई अभी धौला कुआं क्रॉस नहीं हुआ है, धौला कुआं क्रॉस होगा तो पता लगेगा कितनी देर में पहुंचेंगे। और अब क्या है, धौला कुआं पहुंच जाओ तो कहते हैं फोन करके हम, अरे भाई धौला कुआं आ गए, बस अब 10 मिनट में आए। पूरा धौला कुआं का सिग्नल फ्री करने का काम। और दूर ना जाइए, आपकी जानकारी के लिए कूड़े के पहाड़ की बात बहुत होती है। केजरीवाल बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ भी भारत की सरकार इनको खत्म कर रही है। ये भारत सरकार ने पैसा दिया है। अभी आप देखेंगे भलसवा का जो कूड़े का ढेर है ये 40% 50% रह गया, और आने वाले 6-8 महीने में इसको भी दूर कर दिया जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि जो दिल्ली के विकास में 95% योगदान भारत सरकार का है। 95%। हमारे रोहिणी के तो काम रोके जाते हैं, आपको तो मालूम होगा, मैंने कितनी बार बताया आपको। गरीबों के लिए भी ये सरकार बात करती है, लेकिन मैं यहां 10,000 रुपए का इनाम रखकर एक बात पूछ रहा हूं, 10,000 का इनाम दूंगा। यहां कोई भी व्यक्ति अगर मुझे 2015 जब से इस सरकार में आए हैं तब से और आज तक कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए ये बता दे
कि मेरा राशन कार्ड नया बना है। एक व्यक्ति भी बता दे केजरीवाल ने एक भी राशन कार्ड अगर बनाया हो तो मेरे घर लेकर के आ जाना, मैं लाइव करूंगा अपने उसके ऊपर एक राशन कार्ड पिछले, हाँ बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। एक राशन कार्ड दिल्ली में पिछले 8 साल में बना नहीं है। दूसरा, अभी समझा दो इनको, समझा दो सवाल। एक राशन कार्ड दिल्ली में, इन्होंने 10,000 तो सुन ली, ये भी सुना किस लिए? एक राशन कार्ड, अरे भैया रोको मत उनको पहले प्रश्न समझा दो, प्रश्न समझा दो भाई। 10,000 का सवाल है, कोई मामूली बात थोड़ी ना है। बैठ के पंकज गुप्ता जी बिठा के समझा दो ना जो बात है, उनको राशन कार्ड हम देंगे। अच्छा, इसके अलावा वो उस व्यक्ति को 2,000 रुपए का इनाम जो ये कहे कि मेरे राशन कार्ड में नाम जुड़ गया, नाम तक नहीं जुड़ रहा है, एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। 4 साल से एक व्यक्ति को पेंशन नहीं मिली है, नई पेंशन नहीं लगी है किसी बुजुर्ग को, या बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, किसी को पेंशन नहीं मिली है। दिल्ली में 2015 से अब तक दिल्ली में आप जानते डीटीसी की एक नई बस इस सरकार ने नहीं खरीदी है। 300 जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो भी भारत सरकार ने दी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है। एक नई बस नहीं, और जो नई बस आप देखते हैं ना वो सब प्राइवेटाइज्ड हैं, वो सब बसें क्लस्टर सर्विस में चल रही हैं। डीटीसी जिस पर 2,500 करोड़ का सालाना 2,500 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा है, घाटा है, उसमें एक भी नहीं, सब बसें 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। दोस्तों, मैं जब सवाल पूछता हूं सदन में तो केजरीवाल जी की नजर मेरे पे रहती है, और वो इस बार तो उन्होंने हद कर दी। मैंने वित्त मंत्री से पूछा कि भाई बजट अभी टेबल हुआ नहीं है और आपने पब्लिक में लीक कर दिया, तो आप जानते हैं मेरे ऊपर क्या कार्रवाई की गई। एक सवाल पूछने पर 1 साल के लिए मुझे सदन से निष्कासित कर दिया गया। 1 साल के लिए मुझे सदन से निष्कासित कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि मैंने सवाल पूछा है। मैं अदालत में गया, हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में जाकर के मैंने जब अपनी एप्लीकेशन लगाई तो अदालत ने उनके वकील से कहा कि आप ये बताइए कि आप भारत के संविधान से ऊपर हैं क्या? अगर कोई सीट विधानसभा में कोई सीट खाली होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। और आपने जो रोहिणी के लिए सीट बनी है, यहां हाउस के अंदर हर असेंबली की एक सीट होती है, मुझे सौभाग्य दिया है आपने लगातार 2 बार उस सीट पर आपके लिए बैठने का। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो रोहिणी की सीट है, जिस पर जनता ने, वहां की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, जब भारत का संविधान कहता है कि वो 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती, इलेक्शन कमीशन को मैंडेटरी उसका चुनाव कराकर उसको भरना ही पड़ेगा, तो आप कौन से फन्ने खा हो गए जो 1 साल तक इस सीट को खाली रखेंगे? क्या रोहिणी की जनता को अपने सवाल पूछने का हक 1 साल तक नहीं मिलेगा? क्या रोहिणी की जनता को अपना मत देने का इस सदन में अधिकार 1 साल तक नहीं मिलेगा? और मुझे अदालत ने कहा कि आप
सोमवार को जब सदन दोबारा बैठेगा तो आप सबसे पहले वहां जाइए और अपनी सीट संभालिए। साथियों, केजरीवाल जी वैसे तो रोहिणी की सीट खाली करवा नहीं पाए, अब ये चोर दरवाजे से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी यहां पर बहुत सारी बातें आई कि उन्होंने घर ऐसा बनाया वगैरह वगैरह। कोई कहता है 45 करोड़, कोई कहता है 52 करोड़। अभी एक रिप्लाई आया है जो कोर्ट में सबमिट हुआ है कि 52 करोड़ 71 लाख 24,570 रुपया एक घर पर खर्च हुआ है। याद कीजिए वो नीली वैगन आर, जिसमें जब मुख्यमंत्री बने थे तो नीली वैगन आर में आते थे, तो लोग कहते थे देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कितना साधारण है, नीली वैगन आर कार में अपनी, क्योंकि क्या कहते हैं गाड़ी नहीं लूंगा। आज उनके पास एमजी की ग्लॉस्टर है, 50 लाख की गाड़ी है। आज वो कहते थे सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आप जानते हैं जब वो चलते हैं तो उनके साथ 200 पुलिस वाले चलते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, 200। वो कहते हैं मैं घर नहीं लूंगा, 4 कमरों का घर चाहिए मुझे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज मैडम सीएम ने घर बनवाया है, फाइलों में बकायदा उनका नाम लिखा है मैडम सीएम, स्पॉट कोटेशन करवा रही हैं। 4 करोड़ रुपए का टेंडर तो रसोई का छूटा है, खर्च हुआ 4 करोड़ रुपए रसोई पर, 4 करोड़ रुपए। आप सोचिए, टॉयलेट की सीट 4 लाख रुपए की, टीवी 10.5 लाख रुपए। ये सरकार के खजाने से पैसा निकला है, 10.5 लाख रुपए, 10 टीवी लगे हैं। टॉयलेट में भी 10.5 लाख का टीवी लगवाया है। ये कथनी और करनी में जो अंतर है, मैंने कहा कि जब 52 करोड़ 71 लाख 54,570 रुपए खर्च हुए हैं, तो डेफिनेटली दिल्ली का जब बजट पास हुआ होगा तो उसमें वो फिगर होनी चाहिए कि सीएम के घर पे इतना पैसा खर्च होगा। मैंने पूरा बजट खंगाल लिया, बजट एक्सपर्ट से भी पूछ लिया कि 52 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है और बजट में सीएम के घर का तो कोई जिक्र ही नहीं है। यानी आपका पैसा चोर दरवाजे से रेनोवेशन के नाम पर सरकारी खजाने से लूटा गया। खाली 52 करोड़ नहीं खर्च हुआ, उनके घर, उनका पहले जो घर था लगभग 1.5 एकड़ में था, काफी बड़ा होगा 1.5 एकड़, भाई 1.5 एकड़ तो बहुत बड़ा होता है। उनको लगा 1.5 एकड़ छोटा है। उसके आसपास जो और बंगले थे, जो और अकोमोडेशन थी दिल्ली सरकार की, 22 अफसरों के घर खाली करा लिए गए और उनको भी तोड़कर उसमें मिला लिया। 22 घरों को तोड़कर उसमें मिला लिया और उसके बाद सरकारी इन्वेंट्री पूरी करने के लिए उन इमूवेबल एसेट्स की 22 नए फ्लैट खरीदे गए कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में, लगभग 130 करोड़ रुपए की। तो कायदे से एक सीएम के घर पर 182 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से निकला है, 182 करोड़ रुपया। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग कोविड जैसी महामारी, और ये सब कब चल रहा था, 2020 में शुरू हुआ था सितंबर में, और 2022 तक घर बनाने का काम चल रहा था। जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब मैडम सीएम टाइल्स और पर्दे पसंद कर रही थी। जिस सरकार के 2 मंत्री जेल में हो, आज सत्येंद्र जैन की जमानत मेरिट्स पे नहीं हुई है, मर्सी पे हुई है कि बीमार है।
जो लोग सच की बात करते थे आज वो मर्सी पर बेल लेकर बाहर आ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अब सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। 1 साल तक जमानत नहीं मिली, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार किया था। ये देश कानून से चलता है, अदालत सर्वोपरि है। अगर उनको लगता है कि हमारा मुकदमा ठीक नहीं है, झूठा है, तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल भी अप्लाई करने की हिम्मत नहीं कर पाए जब हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गए। दूसरे उप मुख्यमंत्री, ये दोनों लेफ्ट एंड राइट हैं केजरीवाल जी के। इस सरकार को 3 ही लोग चलाते थे, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया 4 महीने से जेल में है, शराब में भारी घोटाला किया है, सैकड़ों की रिश्वत ली है, गोलमाल पकड़ा गया, बेल नहीं हो रही है। अब ये कैसे हो सकता है लेफ्ट एंड राइट जेल चले जाएं और केजरीवाल जी बच जाएं? माल तो केजरीवाल जी ने इकट्ठा किया है, पैसा तो उनके लिए इकट्ठा किया जा रहा था। केजरीवाल जी बच नहीं सकते। अब केजरीवाल जी बुरा मत मानिएगा, अगर मेरी ये लाइव देख रहे हो आप, बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। बच नहीं पाएंगे आप, क्योंकि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होनी चाहिए और जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे वो जेल जाने चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हुए हो, कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हो। मैं आज आपके इस सभा में, हमने जो सभा रखी है, इस सभा के माध्यम से जो लोगों के बीच में हमने प्रचार किया, लोगों को जानकारी दी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये शीश महल आपने तैयार किया है, इसकी खबर दिखाने वाले पत्रकारों को आप जेल में डाल रहे हैं। आपने देखा उस लड़की को किस तरह से पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार किया और टॉर्चर किया। आप जानते हैं कि टाइम्स नाउ की जो एडिटर हैं नविका कुमार, उसके घर बुलडोजर भेज दिया। रजत शर्मा के यहाँ इंडिया टीवी के जो मालिक है उनके घर बुलडोजर भेज दिया। लोगों को धमकाया जा रहा है। रात के 2 बजे विजिलेंस अधिकारी के कमरे से फाइलें चुराई जा रही हैं। अगर आपने अपराध नहीं किया तो फाइलें क्यों चोरी हो रही हैं? क्यों चोरी हो रही हैं? क्यों बंगले से जुड़ी हुई फाइलें गायब की जा रही हैं? क्यों शराब के माफिया से जुड़े हुए तार फाइलें गायब की जा रही हैं? इसका मतलब साफ है, ये सरकार किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं लगती, ये कोई गिरोह है, ये कोई गैंग है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, दोस्तों, हम सब मिलकर के, हम तो लोग कहते हैं भाई, मैंने कहा भाई रोहिणी वाले तो बड़े समझदार हैं। जब 3 सीट आई थी तब भी उनको सच मालूम था, तब भी इसलिए रोहिणी की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी, केजरीवाल को हरा के भेजा यहां से। 2020 में भी हरा के भेजा। तो रोहिणी वालों को मत समझाइए, रोहिणी वाले तो समझे हुए हैं। हाँ, जो रोहिणी वाले 2015 में कहते थे वो दिल्ली वालों तुम आज कह रहे हो, फर्क इतना है। और इसलिए मैं कहूंगा कि आप भी इस बात का सवाल करिए और आम आदमी पार्टी के जो भी नेता आपको मिले उनसे इसका जवाब मांगिए। इनके कार्यकर्ता मिले उनसे जवाब मांगिए, बंगले की कहानी सुनिए, पैसे का दुरुपयोग सुनिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, आपका पैसा है, आपकी जेब से निकला हुआ पैसा है और इसका हिसाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है, केजरीवाल का भी नंबर लगेगा, वो बच नहीं सकते, जेल उनको भी जाना पड़ेगा। तार उन तक पहुंच चुके हैं। जनता की अदालत में ये मामला बहुत जल्द आएगा और जनता इस पर फैसला करेगी कि ऐसे लोग जिनकी कथनी और करनी में अंतर है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप सब आए हमारे एक छोटे से बुलावे पर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हजारों की संख्या में यहाँ पर 5:30 बजे से सब लोग आना प्रारंभ हो गए, यहाँ पहुँच गए। लगभग 2.25 घंटे तक आप इस सभा में रुके।
आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।